तो आइए करते हैं देश हित की शुरुआत। करीब 44 घंटे बाद श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम्स का सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होगा। क्रिकेट के लिए हमारे देश में जितना जोश है वैसा ही हाल सीमा पार पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अभी से भारतीय खिलाड़ियों का एनालिसिस कर रहे हैं। बॉर्डर पार टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। कोहली की वजह से पाकिस्तानी जितनी बार भी गुणा भाग कर रहे हैं, हर फॉर्मूले में उन्हें भारत की जीत होती ही दिख रही है। विराट कोहली को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक लगातार बयान दे रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोहली जितनी देर पिच पर टिकेंगे, पाकिस्तान के मैच हारने की आशंका उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। देखिए क्या रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से। विराट कोहली अगर खड़ा हो गया ना तो उसके लिए 250 भी करना कोई बड़ी बात नहीं है अकेले हैंड्स। विराट कोहली खड़ा हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान में विराट कोहली को इतना प्यार किया जाता है जैसे सगा भाई है। हाँ, कुछ लोगों ने तो अब्बू भी बनाया हुआ उसको। कोहली ब्रांड है अपना सर। लेकिन सच बताना सही है, किसकी टीम भारी है? इंडिया की। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जब दिल कितना जोर से धड़क रहा होगा। वो तो धड़कते ही रहेगा जब तक पाकिस्तान जीतेगा नहीं। इंडिया का कौन सा एक लड़का है जो ग्राउंड में जब आएगा तो आग लगा देगा उससे? विराट कोहली, उसके अलावा कोई। पाकिस्तानियों को टीम बाबर से ज्यादा विराट कोहली के बल्ले पर भरोसा है। पाकिस्तान में हल्ला है कि 2 सितंबर को एशिया कप के मुकाबले में विराट अकेले ही पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों पर भारी पड़ेंगे। उनका डर यह है कि कोहली जितनी देर बैटिंग करेंगे, पाकिस्तान के जीतने का चांस उतना ही कम होता जाएगा। पाकिस्तानियों के बयान में कोहली के लिए दिल खोलकर तारीफ और क्रिकेट मैच हारने का डर दोनों है। ऐसा लगता है पाकिस्तान में मैच शुरू होने से पहले ही टीम बाबर की हार को स्वीकार कर लिया है। क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि विराट 2 सितंबर के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचा स्कोर करें। कोहली का अब तक का रिकॉर्ड यह है कि वो किसी भी सीरीज के पहले मैच में शानदार बैटिंग करते हैं। सीरीज के पहले मैच में विराट ने अब तक 94 की स्ट्राइक रेट से 9 शतक और 11 अर्धशतक बनाए हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स देखकर पाकिस्तानियों को यकीन है कि किंग कोहली सबसे बेस्ट हैं और टीम बाबर के लिए बड़ा खतरा भी है। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को विराट के सॉलिड बल्ले पर 120% भरोसा है। किंग कोहली को सपोर्ट करने वाले जितने फैंस देश में हैं, वैसा ही जोश और जुनून सीमा पार मौजूद लोगों में भी है। और इन फैंस को उम्मीद है कि विराट श्रीलंका में कम से कम 102 रन जरूर बनाएं। ऐसा करके वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तेंदुलकर ने 321 पारियों में 13,000 रन स्कोर किए थे और विराट सिर्फ 265 पारियों में 12,898 रन बना चुके हैं। क्या कोहली पाकिस्तान के खिलाफ ये अनोखा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, पर पाकिस्तानियों को भरोसा है कि टीम इंडिया इस बार एशिया कप के फाइनल में जरूर पहुंचेगी। पाकिस्तान में क्रिकेट की चर्चा होते ही विराट का नाम सामने आ जाता है। आधा पाकिस्तान ये सोच रहा है कि काश एशिया कप के सारे मैच पाकिस्तान में होते और उन्हें विराट कोहली से मिलने का मौका मिलता। इसकी वजह है खुद विराट, जिनके पिच पर उतरने का मतलब होता है एंटरटेनमेंट की गारंटी। विराट पहले बैटिंग करके 50 की औसत से 5,500 से ज्यादा रन बना चुके हैं और स्कोर चेज करते समय कोहली का एवरेज 64 पहुंच जाता है। किसी मैच में विराट की सेंचुरी लगने का मतलब होता है टीम इंडिया की जीत करीब करीब पक्की होना। विराट की सेंचुरी के बाद 82% मैचेस में टीम इंडिया की जीत तय हो जाती है। पाकिस्तान के चौक चौराहों पर क्रिकेट का मतलब होता है विराट कोहली की बैटिंग पर चर्चा। इसलिए पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि कोहली किसी और टीम के खिलाफ चले या नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ उनका बल्ला हमेशा रन बरसाता है। सरहद पार आपको ऐसे पाकिस्तानी मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मोबाइल फोन में भी बाबर के बदले विराट की पिक्चर लगाई है। विराट कोहली के बाद पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा डर टीम इंडिया के हिटमैन यानी रोहित शर्मा का है। क्या 2 सितंबर के हाई वोल्टेज मुकाबले में कोहली के साथ रोहित भी खतरनाक साबित होंगे? इस बात का जवाब खुद पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से सुनिए। टीम बाबर के लिए खतरा ज्यादा है। पाकिस्तान में ऐसी बातें हो रही हैं कि जो काम रोहित कर सकते हैं वो विराट भी नहीं कर सकते। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखिए। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक के साथ 745 रन स्कोर किए हैं। चर्चा ये भी है कि रोहित शर्मा को देखकर पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। 2 सितंबर को चाहे कोहली चलें या फिर रोहित, एक बात क्लियर है कि खुद पाकिस्तानियों को भी टीम बाबर पर भरोसा नहीं है।
इसलिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खुद ही कह रहे हैं कि 2 सितंबर को तुमसे ना हो पाएगा बाबर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं सूर्ययान की। हेलो सूरज, मैं आ रहा हूं। कुछ इसी अंदाज में इसरो ने आदित्य L1 को सूरज के हेलो ऑर्बिट पर ले जाने की तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ देश चंद्रयान 3 की सफलता से जोश में है, तो वहीं अब दुनिया भर की निगाहें हमारे वैज्ञानिकों के एक और चमत्कार की ओर लग गई हैं। अगले 40 घंटे हर किसी को इंतजार है कि कब श्रीहरिकोटा से हमारा आदित्य L1 मिशन आसमान को चीरता हुआ एक लंबे सफर पर चांद से भी दूर निकल जाएगा। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये धरती, चांद, तारे, इसरो के मिशन हैं सारे। पहले चंद्रयान, अब आदित्य L1। हेलो सूरज, मैं आ रहा हूं। एक तरफ चांद की धरती पर पहुंचकर हमारा चंद्रयान मिशन नई नई खोज में जुटा है, नए और नायाब खुलासे कर रहा है। वहीं देश के महान वैज्ञानिकों ने सूरज को छूने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। आपके मन में सवाल होंगे कि क्या वाकई इसरो का मिशन आदित्य L1 सूरज की गर्मी को छू लेगा? क्या चंद्रयान 3 जैसा ही ये भी मिशन होगा? तो जवाब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिशन अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 से भी बड़ी और लंबी छलांग लगाने के लिए कमर कस चुका है। ये भारत का पहला सौर मिशन होगा, जबकि इसरो का ये 59वां मिशन है। ये इसका जो मेन फोकस होगा सन का जो एटमॉस्फेयर, सन का जो बाहर जो वातावरण जो है उसको, जैसे कोरोना हम लोग जानते हैं, सन का ऊपर जो क्रोमोस्फीयर कोरोना, इसका डायनामिक्स क्या है, मतलब कैसे चीज़ों चेंज हो रहा है, इससे कैसे रेडिएशन कैसे आ रहा है, कैसे विंड आ रहा है, ये सबको एनालाइज करेगा। 2 सितंबर को PSLV-XL रॉकेट के जरिए 11:50 पर एक बार फिर पूरे देश और दुनिया की निगाहें भारत के श्रीहरिकोटा पर होंगी, जब आदित्य L1 अपनी यात्रा का शुभारंभ करेगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट पर 4 महीने बाद ही स्थापित होगा, यानी इसकी यात्रा 4 महीने तक जारी रहेगी और ये 15 लाख किलोमीटर का सफर भी तय करेगा। दरअसल जिस पॉइंट पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। इस मिशन को L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जा रहा है, तो वो भी बता दें। आदित्य को सूर्य और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। L1 पॉइंट के चारों ओर की ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लैग्रांजियन पॉइंट है जो सन और अर्थ के बीच वाले लाइन में है, तो L1 भी सन और अर्थ के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट बहुत स्टेबल होता है। सन और अर्थ दोनों का ग्रेविटी इस पे आता है, तो ये स्टेबल होता है। अब आपको बता दें कि आदित्य स्पेसक्राफ्ट को L1 पर भेजने की वजह है क्या? आदित्य सूरज के किरणों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति समझेगा, तापमान के पैटर्न को भी समझेगा, साथ ही सूरज के वायुमंडल की जानकारी जुटाएगा और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। आपको ये जानकर गर्व होगा कि चांद के पार ही नहीं, इसरो का धरती की कक्षा के बाहर जाने वाला ये 5वां मिशन होगा। फिलहाल देश चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जोश में है और सूरज को छूने की कोशिश में अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। और सूरज को छूने की कोशिश भारत की अंतरिक्ष यात्रा को नई दिशा भी देगा। हमारे देश के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग फर्स्ट टाइम सन के पास जा रहे हैं, और जो डेटा हमको मिलेगा
ये पूरा उस डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से उसको हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं पर से एंड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। अब आपको ले चलते हैं चांद की नगरी, जहां हमारा प्रज्ञान विक्रम की तस्वीरें खींच रहा है, धरती को चांद की सतह की सटीक और बेहद अहम जानकारी साझा कर रहा है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान ने पता लगाया है कि चांद पर सल्फर मौजूद है। यही नहीं, 6 अलग अलग तत्वों को भी खोजा है। प्रज्ञान साफ कर चुका है कि चांद पर ऑक्सीजन के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और सिलिकॉन भी मौजूद है। भारत के वैज्ञानिक दुनिया को दशमलव से लेकर सूरज की शक्ति का एहसास पहले ही करा चुके हैं, लेकिन अब इसरो भविष्य की खोज के लिए आगे बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। जैसे जैसे G20 के शिखर सम्मेलन की बैठक पास आती जा रही है, दिल्ली पूरे जोश के साथ अपने मेहमानों का स्वागत करने की तैयारियां जोर शोर से कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तो भारत आने के लिए बेताब हैं, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिल्ली पहुंचने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में चीन के चालबाज नक्शे के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली अपने सभी मेहमानों के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर रही है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर, आ रहे हैं महाशक्तियों के लीडर। चप्पे चप्पे पर कमांडो, स्वागत के लिए तैयार है दिल्ली। G20 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने लाव लश्कर के साथ दिल्ली में आने की तैयारी कर चुके हैं। वहीं दिल्ली के बड़े बड़े होटलों पर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने पर सस्पेंस पैदा हो गया है। हम सबसे पहले बता दें कि अपने खास विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली कैसे तैयारी कर रही है। यहाँ इस होटल के ऊपर हेलीकॉप्टर ड्रिल कर रहा है, यानी साफ है कि विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीमें दिल्ली आना शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन के साथ साथ उनके करीब 350 प्रतिनिधि भी साथ आ रहे हैं। वहीं G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली पधार रहे विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर इन गाड़ियों को लाया गया है। गाड़ी हमारे सामने अगर आप देखें तो ये जो गाड़ी खास तौर पर मंगाई गई है और इसमें बैठ करके कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन गाड़ियों से जाएंगे। और लगातार आप देखें तो यहाँ CRPF के ऑफिसर हैं, वो गाड़ी को चला रहे हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो ऐसी जो VIPs बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि किसी तरीके का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो या कोई खतरा हो तो वो उसमें दक्ष हों और वो VIPs को सिक्योर जगह पर ले जा सके। जहां जो बाइडेन भारत आने के लिए बेताब हैं, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में स्वादिष्ट मोटे अनाज से बने पकवानों का मजा लेने से चूक सकते हैं। जो अलग अलग देशों का डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचेगा उनको भारत की जो मिलेट्स है, मोटे अनाज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी मनाया जा रहा है, उससे संबंधित तमाम स्पेशल फूड्स यहाँ पर परोसे जाएंगे। कुछ समाचार एजेंसियों के मुताबिक जिनपिंग का G20 के लिए दिल्ली में कदम रखना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी दुनिया की समिट, इसमें शी जिनपिंग का एब्सेंट होना, ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि चाइना अपनी नाराजगी दिखा रहा है, या तो G20 के प्रति, पूरे इस समूह के प्रति, या फिर भारत के प्रति अपनी कोई नाराजगी जता रहा है। हो सकता है जो ये चाइना का मैप इशू हुआ और उस पर भारत ने जो सख्त
अपना कमेंट किया, वो एक कारण हो सकता है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगभग 36 बड़े 5 स्टार होटल आरक्षित किए गए हैं। इसमें सेंट्रल दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और एरो सिटी के होटल शामिल हैं। इसके अलावा एनसीआर के नोएडा और गुरुग्राम में भी कुछ होटल आरक्षित किए गए हैं। 7 सितंबर से 11 सितंबर तक की बुकिंग की गई है। कई राष्ट्राध्यक्ष तो 7 सितंबर को ही भारत पहुंच जाएंगे। इन होटल की सुरक्षा जांच भी पूरी कर ली गई है। दुनिया भी भारत की तैयारियों को लेकर लोहा मान रही है। This G20 presidency is completely different. We want to use the G20 to prepare to make the world ready for India. We also want India to be ready for the world. We have not done the G20 as an official program. We have done it as a national celebration. खास बात यह भी है कि दिल्ली वासी भी अपने खास मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली वासियों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। हमने एक रेगुलेटेड जोन और एक कंट्रोल्ड जोन बनाया है। कंट्रोल जोन बेसिकली नई दिल्ली का इलाका है, जिसमें कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, चाणक्यपुरी ये वाले इलाके हैं, और रेगुलेटेड जोन है रिंग रोड के अंदर वाला। तो इसमें हमने ये एडवाइजरी दी है कि कोई भी जो यहाँ पर आना चाहेंगे तो वो या तो बोनाफाइड रेजिडेंट्स हो या जिन्होंने अपनी इन होटल्स में कहीं पर बुकिंग करवाई है वो हो। और अगर वैसे भी कोई आना चाहे तो उसमें कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। मेट्रो का इस्तेमाल करके आ सकते हैं, लेकिन व्हीकुलर मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का महाआयोजन कर रहा है। जाहिर है ये देश के लिए ऐतिहासिक पल हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो G20 की तैयारियों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया भर के कई देश चीन के चालबाज नक्शे पर भारत की ही तरह आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। कौन है ये देश, अब आपको एक एक कर इस बारे में भी हम जानकारी देते हैं। भारत की तरह ही फिलीपींस ने भी चीन की चालबाजी पर सख्त रुख अपनाया है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे चीन के अवैध नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। साथ ही साफ किया कि ये समुद्री कानून पर खरा नहीं उतरता। ताइवान पर चीन आंख गड़ाए हुए है, जबकि ताइवान एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है। ताइवान ने चीन को याद दिलाया है कि चीन ने कभी उस पर शासन नहीं किया है और चीन का दावा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इसके अलावा मलेशिया ने भी चीन की चालाकी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि चीन का एक तरफा दावा उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, लिहाजा इस नक्शे को मानने के लिए वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है। तो ये वो तमाम देश हैं जिन्होंने भारत का साथ दिया है और भारत की ही तरह इस विवादित नक्शे पर आपत्ति जताई है। G20 की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, पर इसमें पाकिस्तान को अपना फायदा होता दिख रहा है। आज पाकिस्तान ने दावा किया है कि दिल्ली जाने से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में रुकेंगे। इन कुछ घंटों में पाकिस्तान के नेता सऊदी प्रिंस से कितने रुपयों की मदद मांगेंगे, इसका जवाब इस्लामाबाद से आई हैरान करने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी के साथ जो बाइडेन और मोहम्मद बिन सलमान दोनों बड़े नेता मौजूद होंगे और ये सोचकर पाकिस्तान डिप्रेशन में है। नई दिल्ली में अगले हफ्ते G20 समिट होगा, जिसमें बाइडेन और सलमान सहित 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। ग्लोबल मीटिंग भारत में होगी, पर पाकिस्तान के लिए यहां खुश होने की वजह बस इतनी है कि दिल्ली जाने से पहले शायद मोहम्मद बिन सलमान कुछ घंटों के लिए इस्लामाबाद में रुकेंगे। भारत के साथ अमेरिका और सऊदी अरब का बराबरी वाला संबंध है, पर पाकिस्तान के लिए ये दोनों देश आका की तरह हैं। वॉशिंगटन या रियाद का ऑर्डर मिलते ही इस्लामाबाद फौरन हुक्म बजाने के लिए तैयार रहता है। हालांकि इसके बावजूद ये दोनों ही देश पाकिस्तान को भाव तक नहीं देते। अमेरिकी राष्ट्रपति या कोई बड़ा नेता तो अब पाकिस्तान की यात्रा तक नहीं करता।
और चलिए अब बात करते हैं नितिन देसाई केस की। लगातार जी न्यूज की ये मुहिम जारी है। आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आत्महत्या के मामले में जी न्यूज लगातार एक मुहिम चला रहा है। मकसद ये है कि जो नितिन देसाई के साथ हुआ वो दोबारा किसी और के साथ ना हो। इसी कड़ी में हमारी टीम एनडी स्टूडियो पहुंची। इस पूरे केस को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस स्टूडियो को अच्छी तरह से देख लें जिसे नितिन देसाई डिज्नी वर्ल्ड जैसा बनाने की कोशिश में जुटे थे। इस वक्त मैं एनडी स्टूडियो में हूं, यानी कि नितिन देसाई स्टूडियो में, जो करजत के पास है। यहाँ पर नितिन देसाई अपने सपनों का स्टूडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश में जुटे थे ताकि हॉलीवुड दर्जे का स्टूडियो बन सके, डिज्नी वर्ल्ड की तरह इसे बनाया जा सके। लेकिन उनके सपनों पर एडलवाइस के लोगों ने ऐसा आघात किया कि वो अपने सपने को साकार किए बगैर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठे। 2 तारीख को उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज हम आपको एनडी स्टूडियो के उन हिस्सों को दिखाएंगे जहां पर वो चाह रहे थे कि उनके सपनों का ये स्टूडियो बने। नितिन देसाई भारतीय फिल्मों के निर्माण में हॉलीवुड जैसी गुणवत्ता बहाल करना चाहते थे। यही वो स्टूडियो है जिसमें जोधा अकबर और प्रेम रतन धन पायो जैसे फिल्मों का भव्य सेट तैयार किया गया था। चूंकि स्टूडियो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, इसलिए हमें इस छोटी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। और इस बग्घी के साथ हम हमारे साथ मौजूद रहेंगे श्रीकांत देसाई, जो नितिन देसाई के चाचा हैं। हम इनके साथ जाएंगे और स्टूडियो के उस हिस्से को दिखाएंगे जिसे नितिन देसाई डेवलप करना चाह रहे थे। स्टूडियो में घूमते हुए हमें एक आलीशान सेट दिखा। पूछने पर पता चला कि ये पुणे के मशहूर शनिवार वाड़ा की रिप्लिका है जिसका इस्तेमाल फिल्म पानीपत की शूटिंग में हुआ था। फिर चाहे वो पानीपत की हो शूटिंग हो, प्रेम रतन धन पायो की हो या फिर जोधा अकबर की हो। देखिए ये अस्तबल भी उनके ही कॉन्सेप्ट का, ये उनका कॉन्सेप्ट ये था। जब भी महाराणा ये था सीरियल वेब सीरीज हम लोग इसके लिए बनाने वाले थे, तभी महाराणा के ऊपर इतना कम से कम 1 साल रिसर्च किया उन्होंने। और रिसर्च के हिसाब से महाराणा का चेतक घोड़ा करके, चेतक हॉर्स था, घोड़ा था, वो घोड़े के हिसाब से उन्होंने पहले 2 घोड़े भी ला के रखे उसके कलर के मुताबिक। इसका मतलब उसका इतना डिटेल में उनका स्टडी रहता था। बहुत से रेफरेंसेस लेके, बहुत क्या क्या कॉस्ट्यूम कैसा होएगा, उनके ये जो आर्मरी कैसी होएगी, वो इनका उतना डिटेल में जाके वो बहुत स्टडी करते थे। इस स्टूडियो में आने के बाद हमें ऐतिहासिक फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामान भी दिखे। ये वो हथियार या दूसरी चीजें हैं जिन्हें 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया जाता था। देखिए ये विजन कितना बड़ा है कि यहाँ पर जिस तरह की पीरियड फिल्में या सीरियल हिस्टोरिकल जो चीज़ें शूट होती थी, उन सब के लिए फिर चाहे वो तलवार हो या फिर ढाल हो, वो सब कुछ यहाँ पर उन्हें मिलता था। यानी कि एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब प्रॉपर्टी इधर मिल जाता था। और वो सब बाहर से, सपोज एक चीज़ कौन सा 1000 रुपये में मिलती है भाड़े के साथ में, तो इधर उन लोग को 200-300 रुपये में हम लोग ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव भी था उधर। एनडी स्टूडियो का जितना विस्तार है उतनी ही लंबी नितिन देसाई के केस से जुड़ी बातें भी हैं। इस मुहिम में अभी कई दूसरे पहलू दिखाए जाने बाकी हैं। अगली कड़ी में आपको बताएंगे एक खास शीश महल के बारे में और उस कमरे में भी ले चलेंगे जहां नितिन देसाई ने आखिरी कुछ घंटे बिताए थे। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। अश्विन पांडे लगातार इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम अश्विन पांडे से बात करते हैं। अश्विन, आपकी रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि एनडी स्टूडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। इतनी बड़ी पड़ताल के बाद अब इस केस को लेकर आपका क्या नजरिया है? जी देखिए, करीब 47 एकड़ में ये पूरा एनडी स्टूडियो फैला हुआ है और यहाँ पर कई ऐसी बड़ी मशहूर फिल्में बनाई गई। फिर वो चाहे जो है कुछ समय पहले आई अकबर जोधा हो, इसके अलावा पानीपत हो, ऐसी कई फिल्में, अनगिनत फिल्में हैं।
और ये वो फिल्में हैं जो है सदियों पुरानी हिस्ट्री को लेकर बनाई गई पीरियड फिल्में रहीं। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो है नितिन देसाई ने शुरुआत करी वो ये कि जो भी इस तरह की फिल्में बनाने के लिए डायरेक्टर एक बार अंदर आएगा तो उसे वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी ताकि उसे बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे वो हमने जो तस्वीरें दिखाई, तलवार हो, ढाल हो, घोड़ों की ज़रूरत हो फिल्मों के शूटिंग के दौरान, या फिर जो आलीशान और भव्य सेट्स जो बनाए गए वो भी नितिन देसाई द्वारा ही डिज़ाइन करे गए थे। जो भी डायरेक्टर यहाँ पर फिल्में बनाने आता वो नितिन देसाई को ही इस तरह की पीरियड ड्रामा फिल्में बनाने के लिए सेट डिज़ाइन करने के लिए कहता। यहाँ पर जो सेट डिज़ाइन करे गए वो आज भी जस के तस है और आज भी जो फिल्मों की शूटिंग होती है या फिर हम कहें सीरियल्स की जो शूटिंग होती है उसमें इन सेट्स का इस्तेमाल होता है। तो ये बहुत लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को वो पूरा नहीं कर सके क्योंकि एडलवाइज और का जिस तरह से दबाव उन पर पड़ा जो है कर्ज वसूलने के लिए उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। जी शुक्रिया अश्विन, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम इससे जुड़े अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।